नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग जीव विज्ञान में अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका भाग 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। भाग 4 तक हम लोगों ने जान लिया है कि रोग क्या होता है और कितने प्रकार के रोग होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, यानी कि मनुष्य के कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, यानी कि उन रोगों से लड़ने की हम लोगों के शरीर में एक क्षमता पाई जाती है। कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह होता है और इसी के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भाग 5। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो हमारे शरीर में कौन सी सुरक्षा प्रणाली है जो इन सभी रोगों से बचाती है। जितने भी रोग हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा, उन सब रोगों से हमारे शरीर में कौन सी ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो बचाती हैं। तो हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है जो इन सभी रोगों से बचाने का कार्य करता है। यदि रोगाणु ज़्यादा प्रभावित है और यह तंत्र जो हमें रोगों से बचाता है कमज़ोर है, तब हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, यानी कि उस रोगाणु द्वारा रोग फैल जाते हैं, यानी कि हम रोगी हो जाते हैं और रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी तंत्र है जो लगातार रोगाणुओं से लड़ती रहती हैं। जो भी बाहर से रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जो रोगाणु है शरीर के अंदर जाते हैं, लगातार वह तंत्र जो है इन रोगाणुओं से लड़ता रहता है, यानी कि उनको मारने का कार्य करता है। और यह तंत्र या यह सुरक्षा प्रणाली जो हमें रोगाणुओं से बचाता है, उसे कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। उसे जो है इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में किसी भी रोगजनक से लड़ने की क्षमता होती है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को ही कहा जाता है प्रतिरक्षा, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। अब टॉपिक आता है प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, यानी कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो लगातार उन रोगाणुओं से हमें प्रतिदिन प्रतिरक्षा करती हैं। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो लगातार हमें रोगाणुओं से बचाती हैं, उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लगातार हमें उन रोगाणुओं से बचाती हैं और इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीवों में रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है, उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी कि जीवों में रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो प्रतिरक्षा तंत्र से हमें प्राप्त होती है, उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब जो है हम प्रतिरक्षा तंत्र में ये जान लिए कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हम लोगों के शरीर में होती हैं जो बाहर से रोगाणु आकर के हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है, उन रोगाणुओं को जो है ये मारती है, यानी कि उसी से हमें बचाती है, जिस कारण कि हम लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता है।
और यह जो है किसका हिस्सा है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। यानी कि प्रतिरक्षा जो है प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है, और प्रतिरक्षा जो है क्या करता है, तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो रोगाणुओं से हमें बचाता है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि प्रतिरक्षा है क्या, उसके बाद से जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा है क्या, यानी कि इम्यूनिटी है क्या। तो जो परपोषी होते हैं, परपोषी यानी कि होस्ट, वे जिस पर रोगाणु अटैक करते हैं, यानी कि हम लोग, जैसे कि हम लोगों के शरीर में बहुत सारे रोगाणु जो है क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो हम लोग क्या हुए, उन रोगाणुओं के, उन रोगाणु रूपी जीवों के होस्ट हुए। ठीक, तो होस्ट यानी कि परपोषी। तो परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं। क्या मतलब कि परपोषी यानी कि होस्ट की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो हमें प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती हैं उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, तो प्रतिरक्षा आप समझ गए। परपोषी यानी कि होस्ट, जैसे कि हम लोगों के शरीर में कोई रोगाणु आता है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी रोगजनक जीव जिस जीव के शरीर पर आकर के रोग फैलाता है, जिस पर रोग होता है, उसी को कहते हैं परपोषी यानी कि होस्ट। यानी कि परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रतिरक्षा तंत्र से, इम्यूनिटी सिस्टम से प्राप्त होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रतिरक्षा क्या है। अब हम जानेंगे कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पढ़ना है, यानी कि प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनिटी जो है 2 प्रकार की होती है। एक होता है सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो एक होता है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा इसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का, सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी, और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सहज प्रतिरक्षा है क्या, तो जो हमें जन्म से ही हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा रहता है, यानी कि जो प्रतिरक्षा हमें जो है माता पिता से प्राप्त होता है, जन्म से ही हम लोगों के शरीर में जो प्रतिरक्षा रहता है उसे कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि हम लोगों की त्वचा, ये जो है जन्म से ही होता है, ये नहीं है कि हमें यहीं से प्राप्त हुआ है।
तो जो प्रतिरक्षा हम लोगों के शरीर में जन्म से ही होता है, यानी कि माता पिता से प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा, यानी कि इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में उपार्जित की जाती है, अर्जित की जाती है। ये नहीं है कि जन्म से ही है, यहीं से प्राप्त हुई है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हम लोगों के शरीर में, रोगाणु है जो हम लोगों के शरीर में आते हैं, और उसके द्वारा जो है हम लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे बढ़ता है, और उसके लिए जो है क्या करता है, एंटीबायोटिक तैयार करता है, और वह जो है हमारे शरीर में बना रहता है। फिर दोबारा जो है वह रोगाणु आता है तो हमारा शरीर उसे जल्दी से पहचान लेता है, और वही जो प्रतिजैविक है वहाँ पे लगाता है, जिसके कारण कि वह रोगाणु नष्ट हो जाता है। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र हम यहीं से प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न की जाती हैं, जन्म से नहीं होता है, तो ऐसे प्रतिरक्षा को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जन्म के बाद प्राप्त हो, जन्म के बाद उसे कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। और सहज प्रतिरक्षा क्या है, तो जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित हो। तो ये बातें जो है आप लोग समझ लिए होंगे, और यदि आप सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोग ये सारी बातें समझ रहे हैं। एनसीईआरटी बोर्ड, आप किसी भी स्टेट के हैं, एनसीईआरटी सिलेबस हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। आप लोग जो है अपना सिलेबस मैचिंग कर सकते हैं इससे, कि क्या पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोगों के पास सिलेबस होगा। तो एनसीईआरटी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, तो भी आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। 2021 में यूपी बोर्ड के लिए केवल 30% कम हुआ है, किसी अन्य बोर्ड के लिए नहीं कम हुआ है। और हमसे जो है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 30% जो है आप काट करके शार्ट नोट्स दीजिए। तो आप लोग एक बात ध्यान सुनिए, आप शार्ट नोट्स लेकर के क्या करेंगे? आगे भी तो आप लोगों को पढ़ना है, कि आगे जो है आप बायोलॉजी को छोड़ देंगे? दूसरी बात कि 30% में गया क्या है, कटा क्या है, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट सुने, अन्य जो है नहीं। तो 30% में जो है 5 लेसन हटाया गया है, जिसको कि हमने बताया है। उस 5 लेसन को आप मत पढ़िए। इस साल जो है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स जो है 2021 के बाद पढ़ने वाले हैं वे सभी पढ़ेंगे, सभी लेसन हम जो है यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तो एनसीईआरटी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिए, और आप जो है पूरा कंप्लीट यहाँ से पढ़िए, और सारा सिलेबस हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए जो है आपको करना क्या है, चैनल से ज्वाइन हो जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ से जो है रेगुलरली फॉर्म में वीडियो जाता है उसे आप देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, लाइक में कंजूसी करते हैं। लाइक में कुछ मिलता नहीं है, मोटिवेशन मिलता है, जिसके कि द्वारा हम लोग जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयास करके बहुत ही अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि वीडियो को जो है अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को शेयर करते हैं। आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया नोट्स अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि हाँ नोट्स अच्छा था। और जो लोग जो है नोट्स नहीं पा पाए हैं वो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ूंगा और वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं सहज प्रतिरक्षा के बारे में, उसके बाद से उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा पढ़ेंगे। तो ये बातें जो है आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से जो है हम सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पहला इसमें से पढ़ते हैं सहज प्रतिरक्षा।
सहज प्रतिरक्षा, इसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा। अभी हमने बताया सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, तो जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से उपस्थित हो, माता पिता से प्राप्त होता हो, ऐसे ही प्रतिरक्षा को कहा जाता है कौन, तो सहज प्रतिरक्षा। यानी कि ये क्या है, सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है तथा यह जन्म से ही मौजूद होती है। यानी कि यह जन्म से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है, इसलिए जो है इसे जो है आनुवांशिक या प्राकृतिक रक्षा प्रणाली भी कहते हैं। जन्म से मौजूद होती हैं अतः और आनुवांशिक व प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है। यानी कि जन्म से उपस्थित होती है। जैसे कि अभी हमने बताया त्वचा के बारे में, तो जो त्वचा है वो हम लोगों के शरीर में जन्म से ही होता है, और जो क्या करता है, बाहरी जो रोग है वो आते हैं त्वचा पर ही सबसे पहले अटैक करते हैं, तो त्वचा उसे अंदर नहीं जाने लेता है। यानी कि इस प्रकार से त्वचा भी एक क्या है, एक प्रतिरक्षा है, यानी कि एक रक्षा प्रणाली है। तो क्या मतलब, सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली, यानी कि अविशिष्ट एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो क्या करती हैं कि उन रोगाणुओं से हमें बचाती हैं, उन रोगाणुओं से लड़ती हैं, तथा यह जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है। दूसरी बात कि यह जन्म से मौजूद है तो उसे आनुवांशिक कहेंगे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि हमें वह माता पिता से प्राप्त होता है। उसके बाद से आनुवांशिक होता है और यह प्राकृतिक भी रक्षा प्रणाली है। तो यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो है बाह्य कारकों के प्रवेश को रोकता है। यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों को, इसका मतलब कि रोग जनकों को, किसको, तो रोग जनकों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और किसी कारणवश किसी के द्वारा जो है ये शरीर में प्रवेश भी कर गया तो उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कि किसी तरह से जो है शरीर में तो प्रवेश करने से रोकेगा, लेकिन कहीं से प्रवेश भी कर गया तो क्या कर देता है, तो उन्हें नष्ट कर देता है और उन्हें नष्ट करता है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम जानेंगे कि वह किस प्रकार से इन कारकों को शरीर में जाने से रोकता है। ये जो सहज प्रतिरक्षा है, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं रोगाणुओं को शरीर में जाने से किस प्रकार से रोकता है, तो ये क्या करता है, तो उनके सामने विभिन्न प्रकार के बाह्य कारकों के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर देता है और वही अवरोध क्या करते हैं, इनको शरीर में जाने से रोकते हैं। यानी कि क्या, तो यह बाह्य कारकों के सामने अवरोध खड़ा कर देता है, यानी कि इस तरह से अवरोध खड़ा करके इन बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। अब ये अवरोध कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन अवरोधों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इन अवरोधों के बारे में।
तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम अवरोधों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इन अवरोधों के बारे में, ये कितने प्रकार के अवरोध होते हैं जो कि अवरोध खड़ा करता है, ये अवरोध कितने प्रकार के होते हैं, ये बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे शारीरिकी अवरोध। ये अवरोध निम्न है, ये अवरोध निम्न है, और पहला होगा शारीरिकी अवरोध। इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, शारीरिकी अवरोध क्या होता है? तो शारीरिकी अवरोध जो है कौन कौन से अंग होते हैं ये जानना है। तो शारीरिकी अवरोध में मुख्य रूप से हम लोगों की त्वचा आती है, और जो किसी भी बाह्य कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। कोई भी बाह्य कारक शरीर में आता है तो उसे प्रवेश करने से रोक देती हैं। कौन? तो फिजिकल बैरियर में, यानी कि शारीरिकी अवरोध में जो है क्या आती है, तो त्वचा आती है। दूसरी बात कि श्वसन, जठरांत्र व मूत्रपथ जो होते हैं उनको आस्तरित करने वाली जो एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेख होते हैं, यानी कि जो श्वसन होता है, जठरांत्र होता है और मूत्रपथ होता है, उसको जो आवरण बनाती है एपिथीलियम की श्लेष्मा, और वो क्या करती हैं, बाह्य कारकों को शरीर में जाने से रोकती हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे, सबसे पहले क्या है, शारीरिकी अवरोध में सबसे प्रमुख त्वचा है, जो किसी भी बाह्य कारकों शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। दूसरी बात क्या, तो श्वसन, जठरांत्र व मूत्रपथ, श्वसन, जठरांत्र व मूत्रपथ आस्तरित करने वाली एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेख म्यूकस कोटिंग बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे शारीरिकी अवरोध में सबसे प्रमुख त्वचा होता है। उसके बाद से शरीर के भीतरी अंग होते हैं, जैसे श्वसन है, जठरांत्र है व मूत्रपथ है। इसको आश्रित करने वाली एपिथीलियम की जो श्लेष्मा आलेख होता है, जिसे म्यूकस कोटिंग कहते हैं, यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं, या भीतरी अंगों में प्रवेश करने से क्या करती हैं, तो रोकती हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, तो सहज प्रतिरक्षा में शारीरिकी अवरोध यानी कि फिजिकल बैरियर, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो त्वचा आता है और म्यूकस कोटिंग आता है, यानी कि श्लेष्मा आलेख होता है। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे। अगला क्या, तो अवरोध जो होगा क्या चीज़, तो कायिकी अवरोध। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा जो होगा कायिकी अवरोध।
दूसरा जो होगा कायिकी अवरोध। फिजियोलॉजिकल वाइड। कायिकी है क्या? कायिकी अवरोध फिजियोलॉजिकल बैरियर है क्या? तो जैसे कि हम लोग हमारे मुंह में, तो कायिकी अवरोध यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर है क्या? तो हमारे मुंह में जो लार बनता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो लार जो है उसमें मिक्स हो जाता है, उस भोजन में जो है मिक्स हो जाता है। लार में दो मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसको कि सेलेबरेज एंजाइम भी कहा जाता है, जिसे सेलेबरेज एंजाइम भी कहा जाता है। सेलेबरेज एंजाइम भी कहा जाता है जो क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। खैर यह तो पाचन का हिस्सा है, जो पाचन होता है यानी कि स्टार्च को जो है माल्टोज में जो है बदल देता है। कौन? तो टाइलिन एंजाइम। फिलहाल लार में एक और भी मुख्य चीज़ पाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे कहते हैं लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ या किसी भी तरह से कोई रोगाणु मुख में प्रवेश कर गया, किसी भी तरह से कोई रोगाणु मुख में प्रवेश कर गया तो ये जो लाइसोजाइम है उसे नष्ट कर देता है, उस रोगाणु को जो है क्या कर देता है? तो नष्ट कर देता है। यानी कि लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम है वह रोगाणुओं को मारने का या नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक, तो उसके बाद से और भी कुछ जानते हैं, जैसे कि हम लोगों की आंखों में जो आंसू है इसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है और इसके द्वारा भी कोई रोगाणु जाता है तो जो आंख में उपस्थित जो आंसू है उसमें जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम भी क्या करता है कि आंख में उपस्थित आंसू का लाइसोजाइम भी रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये सभी क्या है? तो कायिकी अवरोध कहे जाते हैं। यदि इससे बच भी गया, यदि इससे यानी कि लाइसोजाइम से, आंख के आंसू से या लार से रोगाणु बच भी गया तो आहार नल के द्वारा जाएगा आमाशय में। आमाशय में एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है जिसे कहा जाता है HCl। आमाशय में बहुत ही प्रबल अम्ल होता है जिसे कहा जाता है HCl, और HCl जो है आमाशय में उस रोगाणु को या बैक्टीरिया, वायरसेस आदि को जो है मार देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कायिकी अवरोध में क्या जाना? तो जो लार है, उसके बाद से आँख के आंसू है, वह आमाशय के HCl है, ये जो है आते हैं किस में? तो कायिकी अवरोध में। क्या? तो इसके अंतर्गत लार, आँख के आंसू व HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं। एग्जामिनेशन में जो है यही पूछे जाते हैं कि निम्न में से कायिकी अवरोध कौन सा है, या कायिकी अवरोध का जो है आप एग्जाम्पल दीजिए, या कहेगा शारीरिकी अवरोध क्या है, शारीरिकी अवरोध किसे कहेंगे, जैसे कि हम लोग त्वचा के बारे में वहाँ पे अभी जाने हैं। उसके बाद से कायिकी अवरोध में क्या है? तो आँख का आंसू है, लार है, इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? तो बोला गया अभी लाइसोजाइम। और लार में एक और होता है टाइलिन, जिसको कि सेलेबरेज एंजाइम भी कहा जाता है, और इसका कार्य होता है पाचन में। और पाचन में क्या करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। खैर ये तो हिस्सा है पाचन का, हम लोगों का मतलब किससे है? तो लाइसोजाइम से है। यहाँ पे ये आ गया लार, इसलिए जो है हमने इसको भी बता दिया कि टाइलिन है क्या और ये क्या चीज़ करता है, पाचन का कार्य करता है। ठीक, तो इतनी बातें आप जो है उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और अगला बैरियर जानेंगे, अगला अवरोध जानेंगे, और अगला जो अवरोध होगा वह होगा कोशिकीय अवरोध।
तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम बताएंगे कोशिकीय अवरोध के बारे में। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम जानेंगे कोशिकीय अवरोध के बारे में, जो तीसरा होगा कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। अब जो है हम कोशिकीय अवरोध के बारे में बताते हैं। कुछ हम लोगों के शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है PMNL। क्या? तो PMNL इसका पूरा नाम होता है पॉली न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यानी कि इन कोशिकाओं को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये जो ल्यूकोसाइट होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं। यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं और ये विशिष्ट कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से रोगाणुओं को नष्ट करने का, मारने का कार्य करती है। यानी कि अलग अलग प्रकार से जो है रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। इन्हीं को कोशिकीय अवरोध कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो कोशिकीय अवरोध कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की कोशिका ही है, एक ऐसी कोशिका है जो रोगाणुओं को मारती है। ये ऐसी कोशिका है जो क्या करती है? रोगाणुओं को मारती है। तब हम इसके बारे में लिख लेंगे। हमारे शरीर में रक्त में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे PMNL कहते हैं, जिसे PMNL यानी कि पॉली न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये ल्यूकोसाइट अलग अलग प्रकार से रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। अलग अलग प्रकार से ये जो है क्या करती हैं? तो रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। जैसे कौन कौन सी हो सकती है? जैसे श्वेताणु है, उसके बाद से मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। ठीक, तो ये जो है क्या है? लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, श्वेताणु है। ये कैसे अवरोध हैं? तो कोशिकीय अवरोध हैं। श्वेताणु भी एक प्रकार की कोशिका ही है, मोनोसाइट एक प्रकार की कोशिका ही है और लिम्फोसाइट भी एक प्रकार की कोशिका है। जैसे कुछ विशेष प्रकार के कोशिकीय अवरोध श्वेताणु लिम्फोसाइट मोनोसाइट आदि है। कुछ विशेष प्रकार के जो कोशिकीय अवरोध कौन कौन से हैं? तो श्वेताणु है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। और ये क्या करते हैं? तो ये जो है हमारे शरीर में कोशिकीय अवरोध खड़ा कर देते हैं।
जिससे कि अलग अलग प्रकार के कोई भी रोगाणु हो जो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। यदि प्रवेश कर रहा है तो ये कोशिकाएं जो हैं उसको मार देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, कोशिकीय अवरोध जो है, जैसे श्वेताणु है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, एक प्रकार की कोशिका ही तो है, और ये क्या करती हैं, तो रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं, और इसलिए जो है इसको कहा जाता है कोशिकीय अवरोध। अगला अवरोध हम लोग जानेंगे साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध क्या होता है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से साइटोकाइन अवरोध के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए अब हम लोग जान लेते हैं साइटोकाइन अवरोध के बारे में। साइटोकाइन अवरोध, चौथा साइटोकाइन अवरोध, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन अवरोध है क्या, तो इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि जब कोई शरीर की जो कोशिका है क्या करती है, तो विषाणुओं से संक्रमित हो जाती हैं, तो संक्रमित जो कोशिका होती हैं वह एक प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, प्रति विषाणु यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन बनाती हैं, और वह एंटीवायरस प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। और इंटरफेरॉन जो है उस संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिका को, संक्रमित जो कोशिका होती है उसके आसपास की कोशिका को संक्रमण से बचाता है। कौन, तो इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कहाँ पे बनता है, तो जिस विषाणु को कोशिका संक्रमित की हुई है उसी कोशिका में जो है ये विशेष प्रकार का प्रति विषाणु यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन बनता है, जिसको कि कहा जाता है इंटरफेरॉन। और यही इंटरफेरॉन जो है जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं उसको जो है उस वायरस के संक्रमण से बचाती हैं, उस वायरस के संक्रमण से बचाती हैं। ये बातें जो है हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं, जैसे वहाँ पे जुकाम के बारे में या सामान्य ठंड के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे इस रोग के बारे में, तो यहाँ पे हमने उसको बताया। तो क्या है साइटोकाइन अवरोध में, तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं तो एक विशेष प्रकार का क्या, तो एंटीवायरस प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि प्रति विषाणु प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन बनाती है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। उसके बाद से जो क्या करता है, इंटरफेरॉन आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती है। ठीक, तो ये हो गया क्या, तो साइटोकाइन अवरोध। इसमें क्या होता है कि जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, वो संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, और वह एंटीवायरस प्रोटीन को हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन क्या करता है कि आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है, और इसी प्रकार के अवरोध को कहा जाता है साइटोकाइन अवरोध। इसी प्रकार के अवरोध को कहा जाता है साइटोकाइन अवरोध।
ठीक, तो असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती है, यानी कि रोगाणुओं से बचाती है। तो यहाँ पे इतना हम लोग जान लिए। अब हम लोग अगला जानेंगे अवरोध के बारे में, अगला अवरोध। तब तक इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला अवरोध हम लोग जानेंगे जो होगा प्रदाह अवरोध। पांचवा हो जाएगा प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध है क्या? तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि शरीर पर कहीं पर भी संक्रमण हो जाता है, जिस कारण से संक्रमण वाले जगह पे सूजन हो जाता है और उस जगह पर लाल हो जाता है और वहाँ से दर्द भी होता है। कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है कि हम लोगों की त्वचा पर जो है सूजन हो जाता है, उस जगह पर लाल हो जाता है और क्या हो जाता है, तो वहाँ से दर्द भी उत्पन्न होता है। ये सारी स्थानीय प्रक्रिया ही प्रदाह प्रक्रिया कहलाती है। ये सारी स्थानीय प्रक्रिया ही प्रदाह प्रक्रिया कहलाती है। प्रदाह प्रक्रिया होने पर जो रक्त केशिकाएं हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, वो जो है अत्यधिक पारगम्य हो जाती हैं और रक्त जो उसमें घुली हुई है वह जीव द्रव्य व भक्षी कोशिकाओं को संक्रमण वाले स्थान पर आसानी से पहुंचा देता है। और वो जो भक्षी कोशिकाएं और रक्त है, ये क्या करता है कि उस स्थानीय स्थान पे जा करके जो है उन रोगाणुओं को नष्ट करता है, जिसके कारण की प्रदाह प्रक्रिया हुई है। और इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या, प्रदाह प्रक्रिया। जैसे देखिए, ये जो है हम लोगों का शरीर का त्वचा है, जब ये जो है इसमें संक्रमण होता है तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, तो फूल जाता है। अब रोगाणु यहाँ पर है, रोगाणु जो है क्या है, यहाँ पर है। इसी से सटी हुई चलती हैं ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। इसको कहा जाता है, ये क्या है, तो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज। इसमें जो है ब्लड होता है, उसके बाद से भक्षी कोशिकाएं होती हैं, विशेष प्रकार के इसमें जो है पार्ट पाए जाते हैं, जिस कारण से ये अधिक पारगम्य हो जाती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज की जो ये परत है अधिक पारगम्य हो जाती हैं, जिससे ये जो पार्ट है वो आसानी से पहुंच जाता है ब्लड के साथ। कहाँ पे, तो वहाँ पे संक्रमण वाले स्थान पे, और इनको नष्ट करने का कार्य करता है। और इसी स्थानीय प्रक्रिया को जो है कहा जाता है प्रदाह प्रक्रिया। और जब ये नष्ट करती हैं तो ये सारा अवरोध जो है कहलाएगा प्रदाह अवरोध। ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, प्रदाह अवरोध। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, जब त्वचा में संक्रमण या ऊतक क्षय होता है, जब त्वचा में संक्रमण या ऊतक क्षय होता है, ऊतक क्षय होता है, तो वहाँ लालपन, सूजन व दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया होती है, स्थानीय प्रक्रिया होती है, जिसे प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं, जिसे प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं, जिसे जो है क्या कहते हैं, प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं, जिससे रक्त केशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती हैं, जिससे रक्त केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज
ब्लड कैपिलरीज अधिक पारगम्य हो जाती हैं, अधिक पारगम्य हो जाती हैं। जब ब्लड कैपिलरीज जो है अधिक पारगम्य हो जाती हैं तब क्या हो जाता है, तो उसमें जीव द्रव्य में, उसकी जीव द्रव्य में जो भक्षी कोशिकाएं हैं रक्त से निकल करके कहाँ पे चली जाती हैं, तो संक्रमण वाले स्थान पे निकल जाती हैं, जिससे भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पे चली जाती हैं, संक्रमण वाले स्थान पर चली जाती हैं, संक्रमण वाले स्थान पे क्या हो जाती हैं, तो चली जाती हैं। और वहाँ पे क्या करती हैं, तो रोगाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थों को क्या निष्प्रभावित करती हैं। वहाँ पर रोगाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी कर देती है। तो ये है क्या, तो सारा जो है प्रदाह प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने बता दिया कि प्रदाह प्रक्रिया में क्या होता है, और इसको लिख भी दिया यहाँ पे कि जब त्वचा में संक्रमण या ऊतक क्षय होता है तो वहाँ पे लालपन, सूजन व दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया होती है, जैसे कि यहाँ पे है। अब इसी को जो है प्रदाह प्रक्रिया, इसी स्थानीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। जिससे रक्त केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज अधिक पारगम्य हो जाती हैं, और अधिक पारगम्य होने के कारण इसमें जो भक्षी कोशिकाएं हैं वो पहुंच जाते हैं संक्रमण वाले स्थानों पर, और जो संक्रमण हुआ रहता है वहाँ पे जो विषैले पदार्थ बने हुए हैं, जिस कारण से ये जो है प्रदाह प्रक्रिया हुई है, उसको जो है निष्प्रभावी कर देते हैं, उस विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी कर देते हैं। और यही पूरा कहलाता है प्रदाह अवरोध, यही पूरा कहलाता है क्या, प्रदाह अवरोध। तो ये हो गया प्रदाह अवरोध। और उसके बाद से सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी भी हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया। ठीक, अब जो है अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि हमें यहीं से प्राप्त होता है, हमारे शरीर में उसे उपार्जित किया जाता है, वह जन्म से हमें नहीं प्राप्त होता है, जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि जन्म के बाद प्राप्त हो उसी को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है कि रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं उन रोगाणुओं से सामना करती हैं, और हमारे शरीर में जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन रोगाणुओं के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं और उन रोगाणुओं को मारती हैं। उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया हमारा मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, फिर कभी दोबारा वह रोगाणु हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है, वह रोग कारक है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में आता है तो हमारा मस्तिष्क उसे तुरंत पहचान लेता है, और इसके लिए जो है हमारी विशिष्ट सेल्स जो एंटीबॉडीज़ बनाई रहती हैं वहाँ पे उसे लगाती हैं और तुरंत उस रोगाणु को मारने का कार्य करती हैं। यानी कि हमारी सेल्स उस रोगाणु से पहले ही लड़ चुकी होती हैं, जिस कारण कि उसे पहचान लेती हैं और पहचानने के बाद उसे तुरंत ही उसके प्रति रिएक्शन करती हैं और जल्द ही वह उसे मार देती हैं।
तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने जाना सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो भी अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे आग्रह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है NCERT सिलेबस संपूर्ण जो है करवाया जा रहा है, और इसी क्रम में जो है हम लोग 8वें लेसन तक पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करने वाले बहुत कम हैं, आप सभी लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा क्या, तो उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तब तक के लिए जो है वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसी के द्वारा जो है आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क ला सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, आपको जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट बता रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।